नमस्कार दोस्तों। हिट लिस्ट के इस महाएडिशन में हम फिर से आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं। तो दोस्तों, आज बात करते हैं अंग्रेजों द्वारा बंगाल विजय। ये देखने तो बंगाल विजय लगेगा, प्लासी बक्सर तक पहुंचते हैं हम। देखने में बंगाल विजय ही नहीं, बल्कि इस बंगाल विजय ने अंग्रेजों के लिए भारत विजय का रास्ता तैयार कर दिया। भारत विजय का, जो अंग्रेज 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी लेकर यहाँ व्यापार करने आए थे। बात उन कोणों की तरफ अब भागते हुए हम पकड़ने की कोशिश करेंगे। आप भी पकड़ने की कोशिश करेंगे और हम भी। जैसा कि पता है कि 1526 से लेकर 1707 के बीच में मुगल काल के जो पराक्रमी बादशाह थे, उनके सामने ये अंग्रेज व्यापार करने तो आए थे, लेकिन वो नेस्तनाबूद हुए क्योंकि वो शक्तिशाली थे। लेकिन जब औरंगजेब 1707 में अपनी आखिरी सांस गिनता है औरंगजेब, तो मुगल शासन भी अपनी आखिरी सांसें गिनने लगा था, क्योंकि औरंगजेब के बाद कोई इतना काबिल नहीं था जो भारत को पूरी तरीके से संचालित कर सके। ना तो कोई मराठे दक्षिण में, निजाम हैदराबाद में, मुगल बादशाह तो बस अब काम भर के थे। लेकिन अब 1707 से हम बात करते हैं, ज़्यादा इधर उधर की बातें ना करते हुए अब हम टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। 1707 औरंगजेब चला गया, जिंदा पीर मारा गया। जिंदा पीर के मरने के बाद चारों तरफ एक हाहाकार मचा कि जिंदा पीर मारा गया। अंग्रेज समझ गए थे कि वो शासक मारा गया जो हमें रोक सकता था, अब हमें कोई नहीं रोक सकता है। तो 1707 में औरंगजेब के मौत के बाद मुअज्जम बहादुर शाह गद्दी पर बैठता है, भारतीय बादशाह बनता है। उसे साहिब ए खबर भी कहते थे, क्योंकि उसे अपने किसी भी चीज़ में इतना इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता था। वो साहिब ए खबर इसलिए कहलाता था कि उसे सिर्फ और सिर्फ उस गद्दी पे बैठ जाने से ही सारी इच्छाओं की पूर्ति मिल जाती थी। उसे शासन सत्ता से कोई मतलब नहीं था। बाकी जो उसके मनसबदार थे, उसके सैनिक थे, उस सब में युद्ध भी कम ही हुआ करते थे, क्योंकि अंग्रेज आ गए थे। अब टेक्नोलॉजी भी काफ़ी ऊपर नीचे। तो 1707 में ये बैठता है साहिब ए खबर। ये क्वेश्चन में आता है, साहिब ए खबर औरंगजेब के बाद बैठने वाला बहादुर शाह। बहादुर शाह के बाद जहांदर शाह। जहांदर शाह को लंपट मूर्ख कहा जाता था। इतिहास में जहांदर शाह को लंपट मूर्ख कहा जाता था, क्योंकि ये भी उसी हिसाब से था। एक ही साल बैठा, 1707 से 1712 तक तो शाह बेखबर यानी मोहम्मद शाह बैठा, और 1712 से 1713 तक जहांदर शाह बैठा, लंपट मूर्ख। लेकिन 1713 से घड़ी की सुई घूमती है, क्योंकि अब सिंहासन में फर्रुख शियर बैठने वाला था। वही फर्रुख शियर जो कि कुछ ना कुछ उथल पुथल मचाने की कवायद में था। फर्रुख शियर दोस्तों, इसे घृणित कायर कहते हैं। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, साहिब ए खबर बहादुर शाह प्रथम, लंपट मूर्ख जहांदर शाह, और घृणित कायर फर्रुख शियर। तो फर्रुख शियर से ही अब हम लोग मतलब आगे बढ़ेंगे, तभी सारे क्वेश्चनों क्लियर करेंगे। फर्रुख शियर को भी 1717 में फर्रुख शियर के पैर में मतलब कुछ घाव हो गए थे, और वो सही नहीं हो पा रहे थे। कई वैद्यों को इसने बुलाया, कई चीज़ों का इसने वो किया, लेकिन सही नहीं हो रहा था। फिर उसके पास मतलब सबसे बड़ा चिकित्सक उस समय का सबसे बड़ा चिकित्सक हैमिल्टन, जो कि एक इलाज के लिए कम से कम 200 सिक्काएँ लिया करता था। फर्रुख शियर के पास वो आया, उसने कहा कि 200 सिक्के मुझे चाहिए, मैं आपका ये जो पैर का घाव इसे सही कर दूंगा। हैमिल्टन, क्वेश्चन में आता है कि फर्रुख शियर किस विदेशी चिकित्सक के इलाज के बाद सही हुआ था? हैमिल्टन। तो इतना खुश हुआ वो फर्रुख शियर, इतना ज़्यादा खुश हो गया कि उसने 3000 वार्षिक पर अंग्रेजों को बोला कि जाओ जाओ, पूरी जगह पे तुम अपना व्यापार कर सकते हो, 3000 वार्षिक मुझे दो, 3000 रुपये वार्षिक मुझे दो, जाओ व्यापार करो। फर्रुख शियर की यही ये गलती थी या क्या थी, ये तो इतिहास आने वाले समय में लोगों को समझाने ही वाला था। लेकिन फर्रुख शियर के इस घटना को
भारतीय इतिहास में मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा आपको याद दिलाते चले, 1215 में इंग्लैंड का मैग्ना कार्टा था जॉन द्वितीय के समय। तो वो मैग्ना कार्टा अलग था, ये भारतीय इतिहास का मैग्ना कार्टा। यानी व्यापार मतलब 3000 रुपये वार्षिक क्या है, लेकिन फर्रुख सियर ने फिर भी अंग्रेजों को व्यापार करने की छूट दी 1717 में। और उसने एक और बड़ी गलती की, इसे घृणित कायर क्यों कहा जाता है उसका भी एक बता दूं। बंदा बहादुर जो सिख था, उसका इसने वध करवा के उसके टुकड़े टुकड़े करके चारों तरफ फेंक दिए थे। बंदा बहादुर ये क्वेश्चन में आता है कि बंदा बहादुर जो सिख समुदाय से रिलेटेड थे, इसी फर्रुख सियर ने उसे मरवाया। खैर फर्रुख सियर जो है सैयद बंधुओं के भी उस पे था। सैयद बंधु किंग मेकर, ये मुगल काल में किंग मेकर की भूमिका अदा करते थे, हुसैन अली और सैयद अली। तो ये दो भाई किंग मेकर थे। इन्होंने कालांतर में जाके फर्रुख सियर को मार दिया, फर्रुख सियर का वध कर दिया। लेकिन दोस्तों बात तो हम लोग बंगाल विजय की तरफ थे, हम लोग अब बंगाल विजय की तरफ बढ़ते हैं। बंगाल विजय की तरफ देखिए, बंगाल की राजधानी ढाका थी, ये तो आपको पता। मुर्शीद कुली खां ने जो राजधानी ढाका थी उसे मुर्शिदाबाद कर दिया। मुर्शीद कुली खां पहला स्वतंत्र शासक बंगाल का यही था, मुर्शीद कुली खां। मुर्शीद कुली खां ने अच्छा काम किया और उसने मतलब जो है किसी के भी सानिध्य में काम में मुर्शीद कुली खां आगे बढ़ते हुए 1717 से लेकर 1727 तक मुर्शीद कुली खां इस सिंहासन बैठा। उसके बाद शुजाउद्दीन बैठता है। 1727 से 1739 तक शुजाउद्दीन बंगाल के सूबेदार के तौर पे नियुक्त हुआ, मतलब एक स्वतंत्र शासक। 12 साल रहा ये भी। मगर उसके बाद जो है सरफराज खान जो है एक ही वर्ष रहा, 1739 से 1740 के बीच। और 1739 देखिए, मुगल बादशाहों से मोहम्मद शाह रंगीला था। ये हम सिर्फ बंगाल की बात कर रहे हैं। मोहम्मद शाह रंगीला जो है वो उस समय मुगल बादशाह था। जो तीनों घटनाक्रम आपने देखे कि मुर्शीद कुली खां के बाद बैठा सुजाउद्दीन के बाद सरफराज खान, तो उससे मुगल बादशाह कौन था, यही था। और मुगल बादशाह मोहम्मद शाह के शासनकाल में नादिर शाह ने भी भारत पे अटैक मारा था। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस मुगल शासन के शासनकाल में नादिर शाह भारत से कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन लूट ले गया। यही मोहम्मद शाह और रंगीला के शासनकाल में। तो दोस्तों ये सब चीज़ें देखिए। चलिए, अगर मुगल बादशाहों की बात करते हैं तो यहाँ भी आपको एक मतलब जो है जानकारी देते हैं कि 1707 के बाद मतलब जो है मोहम्मद शाह रंगीला तक तो हम लोग पहुँचे थे कि लेकिन अभी अगर एक कड़ी अगर आप देखिए तो एक मतलब गिनाया जा सकता है, मैं गिना सकता हूँ, आपको याद करना पड़ेगा कि बहादुर शाह प्रथम, उसके बाद आपका जहांदर शाह आता है, उसके बाद फर्रुख सियर आता है, उसके बाद रफ़ी उर दर्जात आता है, उसके बाद रफ़ी उद दौला आता है और उसके बाद मोहम्मद शाह रंगीला आता है। तो मोहम्मद शाह रंगीला की एक बात आपको पहले बता दें, मोहम्मद शाह रंगीला कभी किसी की बातें नहीं सुना करता था। मोहम्मद शाह को इसलिए रंगीला कहा जाता था क्योंकि वो देखिए सबसे बड़ी 19 से लेकर 48 तक बैठा, 30 साल लगभग शासन किया था इसने। कमज़ोर शासक नहीं था, बस रंग मिजाजी में कुछ ज़्यादा ही रहा करता था, इसलिए इतना विकास नहीं कर सका और अंग्रेज अपना पैर पसारते उधर चले जा रहे थे। उसके बाद हम लोग प्लासी और बक्सर के युद्ध की बात कर रहे थे, वहीं पहुंचते हैं बंगाल में। जब अभी आपको पहले बताया था कि मुर्शीद कुली 1727 तक बैठा था, 27 के बाद 39 तक आपका सुजाउद्दीन बैठा था, 39 के बाद 40 तक आपका सरफराज खान, उसके बाद अलीवर्दी खान ने उसी ने मतलब जो है सरफराज खान की हत्या कर दी, अलीवर्दी खान। और अलीवर्दी खान भी बहुत सशक्त था और अलीवर्दी खान ने उसकी हत्या तो कर दी। और उसके बाद कालांतर में अलीवर्दी खान के कोई लड़का नहीं था, इसकी 3 लड़कियां ही थीं, 3 ही लड़कियां थीं इसके पास, लड़का नहीं था। अब बात तो ये रहेगी इसके शासन सत्ता को कौन संभालता।
उसके बाद दोस्तों आपको पता है कि सिराजुद्दौला, इसकी छोटी लड़की का लड़का सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब के तौर पे सिंहासन को संभालता है। अब सिराजुद्दौला जो है थोड़ा महत्वाकांक्षी था। अली वर्दी खान के समय तो बहुत ज़्यादा इधर उधर अंग्रेज कर नहीं पाए थे, लेकिन सिराजुद्दौला के बैठने पर उन्हें लगा कि कुछ ना कुछ ऊट पटांग ये करेगा जरूर, क्योंकि महत्वाकांक्षी था सिराजुद्दौला। अब इसकी महत्वाकांक्षा को देखते हुए अंग्रेज भी सशंकित हो उठे थे, और उसके बाद सिराजुद्दौला भी मतलब जो है ये सोचने लगा था कि अंग्रेज अब ऐसे वैसे मतलब हम लोग को कठपुतली के ढंग से यूज कर रहे हैं, तो मैं भी कुछ ना कुछ अलग करूं। ये तुरंत पहुंचता है अलीनगर। अलीनगर पहुंचते ही अपने सैनिकों के साथ अलीनगर को जीत लेता है। अलीनगर का वर्तमान नाम कलकत्ता है। कलकत्ता में ही फोर्ट विलियम किला भी है। यह भी क्वेश्चन में आता है, आईएएस लेवल के क्वेश्चन ही यहाँ है, या आईएएस लेवल का क्वेश्चन आएगा यहाँ। तो फोर्ट विलियम किला भी ये जीत लेता है कलकत्ता वाला। अलीनगर का पुराना नाम भी कलकत्ता था। तो उसके बाद अंग्रेजों को ये लगा कि ये साला मतलब जो है हमको रोक रहा है, अब हम लोग मतलब जो है इस पर कुछ ना कुछ कार्रवाई करते हैं। लेकिन ये कार्रवाई करने के लिए जो सैनिक आए थे, उन्हें सिराजुद्दौला ने एक फोर्ट विलियम के किले में एक छोटी सी कोठरी थी 14x18 की, वहाँ 146 अंग्रेजों को पकड़ता है और एक ही कोठरी में बंद कर देता है। कहता जाओ अब मरोगे तुम। वो सब अंदर वास्तव में 14x18 के कमरा में 146 लोग। आप कल्पना करिए कि किस तरह से वो वहाँ पे रहे होंगे और किस हिसाब से वो समझ रहे होंगे कि कैसे क्या करें। लेकिन चलो ठीक, 146 लोगों में सिर्फ 23 लोग बचे। और ये घटना जो है दोस्तों 20 मई 1856 में, इसे काल कोठरी या ब्लैक होल घटना भी कहते हैं। भारतीय इतिहास में ब्लैक होल घटना भी। अंग्रेज अब इससे बहुत ज्यादा, देखिए इसमें से अब ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि क्या कहते हैं कि हॉलवेल एक अंग्रेज था जो उन जीवित व्यक्तियों 23 व्यक्ति बचे थे, उनमें हॉलवेल जो एक व्यक्ति था, उसने ही इस काल कोठरी घटना की जानकारी लोगों के सामने लाई, जिसे ब्रिटिश पत्रिकाओं में छापा गया, ब्रिटिश अखबारों में छापा गया। यह क्वेश्चन भी आता है कि काल कोठरी घटना का उल्लेख करने वाला कौन था? मिस्टर हॉलवेल। हॉलवेल ने ही इस काल कोठरी घटना का जिक्र किया। चलिए, यहां से अंग्रेज सशंकित हुए, वो प्लासी की तरफ बढ़े। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को ये लड़ाई हो गई। अंग्रेज उधर से आए और फिर उसके बाद अंग्रेजों ने मतलब जो है शासन सत्ता को निस्त्रभूत करने के लिए सिराजुद्दौला के विरुद्ध लड़ाई जारी कर दी। लेकिन दोस्तों, सिराजुद्दौला कैसे हारा? इसका सेनापति मीर जाफर, भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा गद्दार इसे कहा जाता है, मीर जाफर को। मीर जाफर जो सेनापति था, वो अपने 10,000 सैनिकों के साथ पीछे हट जाता है। और इसके साथ साथ घसीटी बेगम जो सिराजुद्दौला की मौसी थी, उसने भी गद्दारी की थी। इसके अलावा भी दोस्तों आपको पता होगा कि अमीचंद जो एक बहुत बड़ा सेठ था, वो भी गद्दारी कर जाता है। राय दुर्लभ वो भी गद्दारी कर जाता है। जगत सेठ वो भी गद्दारी। जगत सेठ एक बैंकर था, उस समय ये पैसे बांटा करता था। तो आप जान सकते हैं कि गद्दार कितने थे वहां आपको। लेकिन दो काबिल ऐसे, मीर मदान और मीर मोहन, सिराजुद्दौला की तरफ लड़ते हुए शहादत को शिकार हो गए और प्लासी का युद्ध गद्दारी की भेंट चढ़ गया। और अंग्रेज, यह क्वेश्चन बनता है कि 1757 को जो प्लासी का युद्ध अंग्रेजों ने जीता, यहीं से उन्होंने ये समझ लिया कि मैं भारत में कुछ ना कुछ कर सकता हूं। अब सिराजुद्दौला तो चलो भाग निकला वहां से। अब इन्होंने मीर जाफर को मतलब जो है, जो गद्दारी करने वाला, उसको सिंहासन बैठा दिया। 1760 तक मीर जाफर बैठा रहा। 1760 को मीर जाफर का ही दामाद मीर कासिम जो है, इन्होंने कहा मीर जाफर कुछ कर नहीं रहा, मीर कासिम को बैठा दो। मीर कासिम बैठाया गया। मीर कासिम ने थोड़ा तैयारी वारी की कि अंग्रेजों का अपमान नहीं सहना है, 1763 तक ये रहा, उसको भी हटा दिए। फिर मीर जाफर को बैठा दिए। लेकिन 22 अक्टूबर 1764 को मीर कासिम जो है समझ रहा था क्या है कैसे है, ये तुरंत अवध पहुंचा शुजाउद्दौला के पास। अवध का नवाब शुजाउद्दौला के पास पहुंचता है। और साथ ही साथ उस समय शाह आलम द्वितीय
मुगल बादशाह था शाह आलम द्वितीय, उसके पास भी गया। उसने कहा हम सब मिलते हैं और अंग्रेजों को यहीं से हरा के बाहर करते हैं। सोचिए, अंग्रेजों के विरुद्ध उस समय 3 बड़े शासक, अवध के शुजाउद्दौला, जिसके बारे में ये कहा जाता कि शुजाउद्दौला अपने हाथों से अगर एक बार कोशिश करता तो वो हाथियों को टस से मस नहीं होने देता था, शुजाउद्दौला। तो ये सब तो अलग बातें थी, इतिहास में मतलब लिखी गई हैं। लेकिन जब ये तीनों की मतलब जो संयुक्त सेना अंग्रेजों से लड़ने आई, आपको पहले भी बता दूं कि प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव ने किया था, रॉबर्ट क्लाइव ने। लेकिन यहाँ हेक्टर मुनरो जिसे मतलब युद्ध विशेषज्ञ माना जाता था, हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में प्लासी के बाद ये बक्सर का युद्ध हुआ, बिहार में स्थित है। देखिए, प्लासी की तरफ एक जानकारी और दे देता हूँ बक्सर के युद्ध का व्याख्या करने से पहले। प्लासी जो है भागीरथी नदी के किनारे है। छोटे एग्जाम में गंगा नदी भी दे दिया जाता है ऑप्शन में, भागीरथी, गंगा। देखिए, दोनों ऑप्शन एक साथ नहीं आएगा, लेकिन बड़े एग्जाम में आईएएस लेवल में भागीरथी ही ज़्यादातर दिया जाता है। भागीरथी नदी के तट पर प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। बक्सर 1764, 22 अक्टूबर 1764 बिहार में। बक्सर के युद्ध में जैसा मैंने पहले भी बताया कि अवध का नवाब और मुगल बादशाह और बंगाल का मीर कासिम ये लड़ते हैं। लेकिन संयोगवश 22 अक्टूबर 1764 को अंग्रेजों ने हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में इस संयुक्त सेना को हरा दिया। और एग्जाम में ये क्वेश्चन हमेशा ही पूछा जा सकता है कि किस युद्ध ने भारत में अंग्रेजों को एक निर्णायक जीत दर्ज करवाने में मदद की, जिससे उन्होंने आगे की दिशा को तय किया। उसके 1765 में इलाहाबाद की संधि होती है। 2 संधियां होती हैं, एक अवध के नवाब से, दूसरा मुगल बादशाह से। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।